तेरे इश्क में हैरान में जुनूं हम भी देखेंगे तमाम। जो आपका टाइम इंडिया में गुजरा उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा जो टाइम था बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा मोहब्बत मिली, अपनापन मिला बहुत। आप अच्छे रहोगे तो दूसरा भी अच्छा रहेगा। 2 हफ्ते के लिए भुला दो नंबर 1 पे रहा था, क्योंकि सैयां बहुत ही अच्छा गाना है, लेकिन वो टॉप चार्ट्स में रहा था कई महीनों तक। तो मैंने लाइफ में 2 गाने लिखे ऐसे जो मैंने 10-10 मिनट के अंदर लिख दिए, बिना सोचे लिखे, और वो ओवरनाइट फेम उन्होंने मुझे दिया। एक भुला दो और एक रूपोश। इंडिया से आने की वजह कोई खास थी या बस अब आपका टाइम फ्रेम था, आपने कहा बस मैं यहाँ तक हूँ और मैं पाकिस्तान आ जाऊँ? पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस है ना, वो लव हेट रिलेशंस हैं, कि कभी भी अच्छे होते हैं और कभी भी खराब हो सकते हैं। ये कौन सा आपका एरा था जिसके अंदर आप वापस आए थे? आते ही आपको नहीं, फौरन नहीं, आते ही नहीं हुआ था। आते ही तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया वापस। अच्छा, यहाँ भी प्रॉब्लम थे? हाँ, इंडस्ट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, लोग भूल गए। भुला दो होता था, कवाली को लेके हम गए थे TV1 साहिर लोधी के शो पे, मॉर्निंग शो में उसको प्रमोट करने, एंड ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन बिहाइंड द कैमरा से हटके वो बहुत ही जबरदस्त इंसान है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि कैमरे पे आते ही सब उन्होंने खुद करना था, और हमें हायर करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई एक शो बना रहा हूँ मैं कपिल शर्मा जैसा, और वो शो हम टीवी पे आएगा। मिस कमिटमेंट था डायरेक्टर का, उन दोनों का। उसके बाद मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो सोचो कभी विश हो जा। आज जो मेरे गेस्ट हैं, इनके आने से स्टूडियो के अंदर एक जान सी आ गई, और हम सब बहुत देर से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और बहुत मज़े की बातें हमारी हुई हैं। ये एक बेहतरीन सिंगर है, इनको हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इनको हम इंडिया में भी, इनके बहुत सारे मद्दा जो हैं वो मौजूद हैं, और इनके फैंस, इन्होंने वहाँ पे टाइम भी अपना स्पेंड किया है और वहाँ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं, वहाँ बहुत सारी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, कई सारे सुपर हिट OSTs दे चुके हैं पाकिस्तान में। और मेरे आज के गेस्ट हैं वजीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे जितनी देर मेरी अभी आपसे बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियस। अरे थैंक यू। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मेरी आपसे मुलाकात। वजी, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ जो बेसिकली सबसे पहले पूछनी है वो ये कि एज अ पाकिस्तानी जो आपका टाइम इंडिया में गुजरा उसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया में जब हम रहना, मतलब गए कॉन्सर्ट 1 से 2, 2 से 3, फिर एक्चुअली रहना ही शुरू हो गए थे। एंड सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ थे, शफकत अमान अली खान साहब, आतिफ असलम और लोग थे। तो मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं भाई वहीं जाके रहे थे, तो सारे ही आर्टिस्ट वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मेरा जो टाइम था बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा मोहब्बत मिली, अपनापन मिला बहुत। आप अच्छे रहोगे तो दूसरा भी अच्छा रहेगा। तो और मैंने बहुत शहर घूमे वहाँ कॉन्सर्ट के लिए, कम से कम भी 40-50 सिटीज़ तो घूमी होंगी। और इंडिया का ये है कि हर सिटी का अलग वीज़ा होता है, मतलब पाकिस्तान से आपको 4 सिटीज़ की वीज़े मिलते हैं, एंड देन वहाँ जाके आपको और सिटीज़ जहाँ भी जाओगे वहाँ का सिटी का वीज़ा अप्लाई करोगे, और फिर आप FRO जाके साइन करोगे सब। पर उसके अलावा जो लोग मिले, एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग थे, बहुत प्यार करने वाले लोग, ज़बरदस्त। वजी, वैसे इंडिया में आपने कुछ गुलकारी में मजीद कुछ इम्प्रूवमेंट या सीखने का कुछ कोई इत्तेफाक हुआ कि किसी सीनियर के साथ, या कोई आपको कोई प्रोग्राम हुआ हो? मैंने वहाँ पर प्रॉपर सीखा और कुछ टाइम लगाया, 1.5 साल मैंने, जो हमारा स्कूल था दिल्ली के अंदर, संगीत निकेतन करके, जो कि बनारस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, तो वहाँ पे मैं क्लासिकल सीखता रहा हूँ। बाकी बहुत लोग वहाँ मिले जिनसे आप सीख रहे होते हो। बट एक और भी बात है कि इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बट पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनका स्टाइल बड़ा अलग होता है, रॉ होते हैं। कहते हैं ना कच्ची सिंगिंग चाहिए, क्योंकि अगर पक्की सिंगिंग चाहिए हो तो दे हैव अ लॉट ऑफ नेम्स, उनके पास उसकी कमी नहीं है, जो बचपन से तानपुरा पे बैठे हैं। तो ये जो नेचुरल टैलेंट है और कच्ची जो सिंगिंग है वो पाकिस्तान की होती है। तो ऐसा आर्टिस्ट से तो नहीं, पर स्कूल जाके और पढ़ के बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। हमारी टीचर होती थी, बंगाली टीचर थी, तो बड़ा मज़ा आता था। हर एज के बच्चे बैठे होते थे नीचे ऐसे ही, और तानपुरा और तबला लगाए, तो 1 घंटा वो जो हम कर रहे हैं तो क्लास रियाज, वो बड़ा फ़ायदा मुझे उससे मिला। भाई कॉन्सर्ट्स में तो यार पाकिस्तान
कि लोगों को कौन वो सिखा रहे हैं, सब सीखे हुए हैं लोग यहाँ पे। तो ये तो अच्छा है। म्यूजिकली हम 4 लोग होते हैं, आगे 10,000 लोग होते हैं, तो फिर पूरा शो हो जाता है। बट अगर आप देखें इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वहाँ पूरा वो ऑर्केस्ट्रा लगता है, 30 म्यूजिशियंस हैं, 40 म्यूजिशियन हैं। इवन दो आतिफ असलम को देखें कि 6 पीस बैंड है बहुत साल तक, अब शायद वो ज़्यादा पीस लगाने लगे, लेकिन 6 पीस होता था और हज़ारों लोगों को वो एंटरटेन करते थे। तो कितना टाइम था ये आपका जो इंडिया में गुजरा, ये कितना, इसका ड्यूरेशन क्या था? और मैं वहाँ 7 साल था, कंटिन्यूसली 7 साल? बीच में 2 दफ़ा वापस आया था मैं। और ये कैसे इत्तेफाक हुआ आपका वहाँ इंडिया तक का सफ़र, ये पहुँचना, वहाँ जाना, ये प्लान था कोई या ये रैंडमली हो गया? हम लोग नहीं, प्लान नहीं था। हमारा कॉन्सर्ट आया, रेत बैंड था मेरा, उसका भुला दो गाना बड़ा फेमस था। तो एक कॉन्सर्ट आया वहाँ, ये ब्लॉकबस्टर हिट था, बल्कि बड़ा हिट था भाई, ये क्रेजी हिट था बिल्कुल ऐसे। उस जमाने में। उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन फिर भी ये बड़ा हिट हो गया था, बियॉन्ड बॉर्डर हो गया था। तो वहाँ पे एक कॉन्सर्ट करने गए थे हम, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, और वही वाला हुआ कि एक जगह शो किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा टूर बन गया। तो उसी से फिर रहना जो शुरू हो गए, तो यहाँ आना कम हो गया, वहाँ कॉन्सर्ट्स होते रहते, ये चक्कर सारा। तो आपको ज़्यादा, मुझे जो शुरू में बुला दो वाला जो सॉन्ग था आपका, वो मुझे लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी सुपर डुपर हिट हुआ। और वो मुझे मैंने रिसर्च करी थी तो उसमें मुझे पता चला था कि आपका गाना और कुछ इंडियन सॉन्ग जो है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो टॉप 4 पे और टॉप 3 पे रहे, जिसमें आपका गाना भी ऐसी था। उस जमाने में वो गाना आया था सैयां, गाना आया कैलाश खेर का। तो 2 हफ्ते के लिए भुला दो नंबर 1 पे रहा था, क्योंकि सैयां बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन वो टॉप चार्ट्स में रहा था कई महीनों तक, 2-3 एंड फिर 2 वीक्स के लिए वो 1 पे आया और फिर नीचे आया। तो बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि सैयां तो वैसे ही बड़ा अच्छा गाना है। बिल्कुल। और भुला दो को, बिल्कुल भाई, भुला दो की वजह से ही सारी चीज़ें शुरू हुई। मुझे नहीं पता उस गाने में क्या मज़ा है, बट आज की जनरेशन भी सुनती है, तो उसमें उसको अलग अलग 4 लैंग्वेजेस में भी लोगों ने गाया है, कोई इटालियन में, अरबी में, एक ऐसा वर्जन भी है इंटरनेट पे। तो वो लोग सुनते हैं तो उनको पता नहीं, वो उससे कनेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ चीज़ें आप लिख देते हो, मैंने लिखा था वो गाना। अच्छा, कंपोजिशन आपकी अपनी थी? मैंने और मेरे साथ होता था फराबी हसन। अब वो जॉन एलिया उनके दादा के सगे भाई थे, तो वो उसी ख़ानदान से था। वो और मैंने, हम दोनों ने साथ में मिलकर कंपोज किया, और मैंने लिखा था। ये लिखा मैंने अकेले था 10 मिनट में। अब वो 10 मिनट में जो लिखा था मैंने, भुला दो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो याद है तुम्हारी, वो आज भी लोग सुन रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी के बच्चे भी कनेक्ट कर लेते बिल्कुल करते हैं, जिन्होंने नहीं सुना। बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी कि ये गाना एकदम, या ये आमद थी, क्या था ये सिचुएशन? क्या, बैंड का ज़माना था, 2005 की बात है, 6 के एंड में ये रिलीज़ हुआ। तो सब बैंड बना रहे थे, सब लोग जो है वो, और मैं स्कूल में था, तो वही स्कूल वाले, हार्ट ब्रेक नहीं कह सकते, दोस्तों का ही था कि वो एक बैंड था, फिर हमें उससे निकाल दिया और हमने अलग बैंड बना लिया। तो उसी का एक थोड़ा सा फील था, तो भुला दो कर दिया, बातें पुरानी दिल को जलाती रही। तो वो ये देखिए, ये मैसेज था सबको, क्योंकि ये सिर्फ लड़का लड़की प्यार पे नहीं है, ये दोस्ती पे है गाना, तभी वो इतना चला। और ये गाने के लाइन को ना, जब हम इंडिया गए थे फर्स्ट टाइम 2007 में, तो उन्होंने पीस के लिए कर दिया था कि भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, इंडो पाक का। ये आपको शो मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, स्टार न्यूज़ पे था ये शो। ओके, इन्होंने इसको एक ये वाला गाना, हाँ, कि भाई ये अल्लाह जन्नत नसीब करे, नीनी रफ़ी होती थी, फैसल रफ़ी की वाइफ। बड़े अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं फैसल रफ़ी, आज भी इंडस्ट्री में काम करे। तो उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था कि जब तुम लोग वहाँ जाओ, तो वी वर किड्स, हम लोग तो कुछ भी बोल सकते थे, पर उन्होंने बोला कि देखो तुम वहाँ जाओ, तुमने जो गाना लिख दिया, बना दिया, तुम लोगों को अभी खुद नहीं पता कि क्या कर दिया है, इसका वेटेज क्या है, खासतौर पे लिरिक्स का। बिल्कुल। तो वहाँ जाके इस लाइन को तुम उनको बोलना कि ये लाइन जो है, ये हमने इंडो पाक दोस्ती के लिए भी बनाई है, कि भुला दो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। तो वो वहाँ पे जाकर उन्होंने वो पिक कर ली, और वो हर शो में फिर वो यहाँ से शुरू करते थे, क्योंकि बहुत गहरा लिखा हुआ है ना उसमें। लिखा हुआ है कि अपने क्या पराए क्या, सब रंग हैं एक से, कच्चे सब धागे हैं, ये बंद है रेत के, मंजिल ना साथी है, चलता हूँ मैं बेखबर। तो वो चीज़ें लिखी। अब सोचें स्कूल के बच्चे को तो उसका नहीं पता ना वो क्या लिख रहा है। और एक्चुअली जब मैंने लिखा था तो ये आमद ही थी, 10 मिनट में लिख दिया।
ये बिल्कुल फिल्बदी चल रहा था मामला कि ऐसा ही बिल्कुल ऐसा चल रहा था ये। तो अब जाके समझ आता है। अब मैं अगर सोच के लिखूं तो मैंने लाइफ में 2 गाने लिखे ऐसे जो मैंने 10-10 मिनट के अंदर लिख दिए, बिना सोचे लिखे, और वो ओवरनाइट फेम उन्होंने मुझे दिया। एक भुला दो और एक रूपोश। ये वो गाने, मेरी रूपोश एक गाना है मेरा, उसकी वो हजरत बेदम शाह वारसी की लाइंस पे है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का। तो ये तो 200 साल पुरानी लाइंस है, लेकिन इसके ये तो हिट हुई, पर उसके आगे जो लाइंस थी वो मुझे लगता था कि इसका, क्योंकि अब ऑब्वियसली काम सीख लिया था, ये तो मैंने 2 साल पहले लिखा, तो सोच पता था कि वजन में रह रहा है तो उस शायरी के। तो फिर जो लाइंस आ गई, तेरी नजरों के सदके ये जहां वार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। वो ये लाइंस बहुत ही ज्यादा हिट हुई, बल्कि पूरे गाने की हुई, पर ये 4 लाइंस, तो एक ये लाइंस और वो भुला दो, वो खुद ही से हुआ है। ये 4 लाइंस तो मैंने 5 मिनट में लिख दी थी। जबरदस्त। मैं सो रहा था, नींद से उठा और मैं फोन लिया और बस ये लाइंस आ रही थी मुझे, मैंने लिख दी। और मतलब लोग बड़े मजाक ही बना सकते हैं कि ये क्या नहीं बात करें, लेकिन चीजें बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब होता है तो फिर इसी तरह होता है, जब वो अल्लाह ताला ने नवाजना होता है, कोई चीज करनी होती है तो अल्लाह बिल्कुल इसी तरह करता है। जो चीजें अनप्लान होती हैं वो आप प्लान करके नहीं कर रहे होते। बिल्कुल अनप्लान, बिल्कुल ठीक बात है ये। अच्छा, इंडिया से हम अब वापस आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान। तो इंडिया से आने की वजह कोई खास थी या बस अब आपका टाइम फ्रेम था, आपने कहा बस मैं यहाँ तक हूँ और मैं पाकिस्तान आ जाऊँ? नहीं, इंडिया में बड़ा मसला निकाल दिया हम सबको उन्होंने। अच्छा, ये वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो ये देखिए, पता है क्या, हम पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस है ना, वो लव हेट रिलेशंस हैं कि कभी भी अच्छे होते हैं और कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो हम वहाँ पर वैसे सारे आर्टिस्ट लेड बैक हो गए थे और वहाँ रह रहे थे। जिन लोगों का फिल्म, जैसे मेरा फिल्म शुरू हो गई थी, जंजीर फिल्म की मैंने, राम चरण जिसमें हीरो था, अब तो वो बहुत बड़ा हीरो बन गया, प्रियंका चोपड़ा हीरोइन थी। जंजीर का रीमेक लम्हा तेरा मेरा, वो फिल्म थी। 3 AM मूवी थी। डायरेक्ट इश्क एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैंने वो मूवी की थी। मतलब बॉम्बे में मुझे काम मिलना शुरू हो गया था, और बॉम्बे में काम मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। बिल्कुल ऐसे जब आपका 120-130 करोड़ लोग हैं, उसमें से आज तक फिल्म में कितने लोगों ने गाया? 1000 लोगों ने, 2000 लोगों ने, 5000 लोगों ने। तो वो रिस्पेक्ट वहां पे आ जाती है, अरे आप फिल्म के सिंगर हैं और बड़ी A ग्रेड फिल्म ये तो फिल्म वैसे तो बन जाए, A ग्रेड फिल्म के सिंगर, वो गाना भी चल गया। तो वहां पर हम सब लेट बैक थे, कॉन्सर्ट्स आ रहे थे खुद ही से, चीजें खुद ही से हो रही थी, और फिर एकदम से रिलेशंस हो गए खराब। मेरे ख्याल से उरी टाइम था, 2016 एंड का टाइम था। तो मैं कॉन्सर्ट कर रहा था दार्जिलिंग में। अब दार्जिलिंग, दिल्ली और कलकत्ता ऐसा है जैसे कि एक तरीके से मैं बोलता हूँ वहाँ के लिए मेरा कैसल था। ये वहाँ के मेरे फैंस थे, लोग रोड पे जा रहे पाँव छू लेते थे। कलकत्ता में तो लोग रेत बैंड का अब जब सुनेंगे तो उनको याद रहेगा कि रेत का इतना फेम रहा है कलकत्ता में। तो नजुल मंच में हमने नजुल मंच एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ा लोगों का ख्वाब होता है शो बजाना। हम 8-10 शो बजाते थे, फिर मतलब ऐसे है कि 10 बजा चुके थे, इतना हो गया था हमारे लिए आम। और बहुत बड़ी बात है कि नजुल मंच में शो करना वहाँ, तो ऐसा सीन था। तो वहाँ से चीज़ें जब चेंज हुई हैं, इसके बाद तो मैं दार्जिलिंग में शो कर रहा था और लोगों के रिएक्शंस बदल गए। तो जब मैं शो करके नीचे आया तो स्टेज तक एक बंदा आ गया, वो कह रहा है कि गो बैक टू पाकिस्तान। ये वो तो जब बाउंसर भी थे, पुलिस भी थी, फिर भी वो वहाँ तक आ गया। तो मैं वो उसको गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स है लोगों के, वो हर्ट हुए थे, वो गुस्से में थे। तो हम सबको फौरन वापस आना पड़ा। मेरे पास जबकि 6 महीने का और वीज़ा था, और मेरे पास वहाँ इंडिया के अंदर मैंने जो वीज़ा लिया था वो मल्टीपल था। मतलब मैं सुबह पाकिस्तान आ जाऊँ, शाम को हिंदुस्तान चला जाऊँ। बड़ा मुश्किल से मिलता है वीज़ा। मैं MHA गया, हमने बात की, अपने शो दिखाए, और उन्होंने वो, क्योंकि आप जैसे जैसे ऑफिसर्स बड़े मिलोगे तो वो पढ़े लिखे होते हैं, तो बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ यार तुम लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। और बहुत लोगों के पास ऐसा था। तो जब मैं वापस आया, ऑलरेडी वीज़ा था, तो हमें आना पड़ा। ये सीन था कि मतलब हम लोगों को आना पड़ा और उन लोगों ने मुश्किल हो गया था कि सेंटिमेंट्स लोगों के अब तो वापस से सही हो गए, पर उस वक्त थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे टूवर्ड्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट और एक्टर्स। वो जो उस वक्त के हालात और वाक़यात बिल्कुल देखे ना, कॉमेडियंस के साथ वो बॉम्बे में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि गो बैक टू पाकिस्तान में सब लोग कर रहे थे। तो बड़ा अजीब था कि एकदम आप
कि शोज़ हैं, चीज़ें हैं, आपने काम करना है तो आपको एब्रप्टली वापस आना है। तो फिर आए थे हम पाकिस्तान। तो वजी पाकिस्तान में आपका ये जो रुपोश जो टेलीफिल्म थी, ये कौन सा आपका एरा था जिसके अंदर आप वापस आए थे? आते ही आपको नहीं फौरन नहीं, आते ही नहीं हुआ था। आते ही तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया वापस। अच्छा, यहाँ भी प्रॉब्लम थे? हाँ हाँ, इंडस्ट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, लोग भूल गए, भुला दो होता था। और जो इंडस्ट्री थी उनको, जो लोग यहाँ, जिन लोगों ने यहाँ सहा था बुरा टाइम और अब अच्छा टाइम देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि अब ये आगे देखो, जब वहाँ इनको निकाला ओके, ये तो वाली बात है। ये लोग जो है यहाँ पे आ गए, तो बहुत सारे लोग बातें करते थे कि अच्छा वापस जाके काम करो, यहाँ क्यों कर रहे हो, या जो आगे बहुत सारे लोग आगे निकल गए थे। तो जबकि ये हमारे लिए फख्र की बात थी कि हमारे पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट जिसने इंडिया में जाके काम किया इतना, काम किया, और न सिर्फ काम किया बल्कि नाम भी कमाया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर दिया कि यार बीइंग अ पाकिस्तानी उस मुल्क में जहाँ पे अपने इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम है वहाँ पे, और वहाँ रहते हुए एक पाकिस्तानी अपना नाम बना रहा है। मेरे लिए वैसे अगर मैं अपने पर्सनल, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मेरे मुल्क का एक आदमी जो वहाँ जाता है और वहाँ जाके अपना नाम कमाता है, और जब वो वापस आता है ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा एक दिल होना चाहिए कि यार वाकई किसी ने कुछ काम किया है। हाँ बिल्कुल, होना तो चाहिए, पर उस वक्त तो नहीं था। ठीक है। जो मैंने, और एक बात और भी है कि फिर पाकिस्तान में काम किया नहीं था मैंने इतने साल, जो भी, चाहे मैनेजमेंट की गलती हो चाहे किसी की भी गलती हो, तो लोग भी भूल गए थे, लोगों को भी ज़्यादा याद नहीं था। फिर उनको याद भी थी मेरी गायकी जो मैं रेत बैंड के ज़माने में करता था, अब मेरी गायकी बदल गई थी। मतलब एक और भी होता है ना सीन के, आप रिस्पेक्ट डिमांड भी करते हो कभी कभी एज एन आर्टिस्ट ना, कि जब आप बैंड में थे तो अपना अच्छा नहीं गा सकते थे, मतलब आप हिट तो थे, मैं हिट था, पर मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं था। पर जब वहाँ गए, वहाँ पे लोगों से मिले, बैठे, क्लासिकल चीज़ें, 10,000 चीज़ें, जो साउंड आपका वहाँ एक्सप्लोजर बढ़ता है, इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। तो हम जो सीख गए थे वहाँ पे, या हमने क्राउड को 20-20 हज़ार 30,000 क्राउड, मुझे याद है एक जगह है असम के अंदर यूनिवर्सिटी थी वो, वहाँ पर अकेले हम बैंड को सुनने के लिए 2015 का है ये टाइम, तो वहाँ पर 30,000 आदमी था। सो 30,000 आदमी जो कि जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी या उर्दू है और फर्स्ट लैंग्वेज एसमीज़ है, वो हमें सुनने आए और हमने उनको हैंडल किया। और वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम लग रहा था कि वो थोड़ा एग्रेसिव क्राउड था। यूजुअली इंडिया में आपको एग्रेसिव क्राउड कम मिलता है, पर वो बड़ा अलग क्राउड था, उसको हैंडल करना और उन लोगों के साथ शो करना बड़ा मुश्किल था। तो जब ऐसी चीज़ें आप करके आते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपको, क्योंकि रीस्टार्ट है। अब पाकिस्तान आ गया, आई थॉट कि बड़ा यहाँ तो अलग रिस्पेक्ट मिलने वाला है और लोग जो है वो बोलेंगे अरे वाह क्या सीख क्या है, ये तो उस्ताद बन के आए, पर यहाँ पे आए तो बिल्कुल आउटसाइडर कर दिया। फिर वो रीस्टार्ट वाली बात, वो रीस्टार्ट जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक कवाली की हीरा रैकेट्स के साथ, आसिफ हीरा, थैंक्स टू हिम, वो इस्लामिक काम करते हैं, और कवाली को लेके हम गए थे TV1 साहिर लोधी के शो पे, मॉर्निंग शो में उसको प्रमोट करने। तो बस वहाँ से उन्होंने जो है पहले तो बड़ी, और ये पहली दफा था कवाली, पहली दफा कवाली मैंने की थी, काम तो करना था ना। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया मुझे, ऑफिस में बैठे, उनकी ऑफिस में ना महफिल लगती थी, महफिल समझते हैं आपके, दरबार में सारे जो है ना वो रतन ठीक है, वो जो है मुल्ला दो प्याजा भी होंगे और बीरबल भी होंगे, सब होंगे, और लोग बैठे हैं। अब बैठे हैं, अब पहले दिन तो अच्छा लगेगा, दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई रमज़ान आने वाला है और जो है तुम मेरी टीम में होगे, एज अ जज होगे, और हम बड़ा एक अच्छा शो करेंगे, गाना भी तुम ओपन कर दोगे। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, और फिर काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे, तो मॉर्निंग शो भी मिलना शुरू हो गया, और मॉर्निंग शो में अच्छे पैसे बन जाते हैं, मतलब आप गए हंसोगे हा करके और आपको पैसे मिल जाते हैं 30-40 हज़ार रुपये। एक बात है ना, हंसने के पैसे मिल रहे हैं, कुछ ना करने के, तो इंसान खुश है, गाड़ी पिक करती है, ले जा रहे हैं, तो वो अच्छा चल रहा है। उसके बाद मैंने लगा कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं वहाँ काम नहीं हो पा रहा था। अब रमज़ान जब आ गया, रमज़ान के अंदर मैंने कहा मैं गाऊँ ना, शो एंड करूँ ना, कोई बात कर सकूँ, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार अब इंडस्ट्री मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, बातें तो बड़ी अलग थी पर ये सीन तो अलग हो रहा है। एंड ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन बिहाइंड द कैमरा, कैमरा से हटके वो बहुत ही जबरदस्त इंसान है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि कैमरे पे आते ही सब उन्होंने खुद करना था, और हमें हायर करने के बाद, भाई लाखों रुपए दे रहा था चैनल,
अच्छा, मुझे तो ऑब्वियसली आई हैड टू रन माई हाउस, तो मुझे तो था कि भाई मैं रमज़ान में यहाँ बैठूंगा, मेरे पैसे बन रहे हैं। एक और मेरे साथ वली भाई भी थे, तो उनको तो लग रहा होता था। अच्छा, जो मेरी वाइफ है वो भी वहाँ प्रोडक्शन में काम करती थी, तो अब हमारी बात होती है तो कहती है भाई हमें तो गुस्सा आता है, तुम हाँ हमारे यहाँ हम जा रहे हैं कि पैसे ले रहे हो, लाखों रुपए ले रहे हो, समझ रहे हैं आप। तो ये वाला मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, एकदम दिमाग जो था कि हम उस्ताद हैं और गायकी है और ये वो एकदम ज़मीन पे आ गया। सो आफ्टर रमज़ान मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे रह गए तो यहीं के रह जाएंगे। तो मैंने वो छोड़ के, और उसके बाद मैंने कहा सोलो काम करते हैं। देन वजात रऊफ जो है वो अल्लाह और तरक्की दे उनको, उनके साथ मैंने एक ड्रामा किया, शादी मुबारक। मौजूदगी में तेरी, ऐसे करके एक गाना था। तो अब मैं पहली बार अपना बॉलीवुड का साउंड यहाँ पे लेके आया। वहां मैंने स्टूडियो सेटअप कर दिया था, हम मेहनत कर रहे थे, मैं और मेरा पार्टनर, हम गाने बना रहे थे। तब मैं वो साउंड यहाँ लेके आया, बॉलीवुड साउंड ड्रामे में। तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि भाई तुम ये साउंड ले, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, ड्रामे का एक अलग साउंड होता है। तो वो स्टार्ट वहां से काम हुआ, बड़े प्रोडक्शन से काम स्टार्ट हुआ। फिर उनके साथ भी ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ कोई लड़ाई की बात नहीं थी, बजट की बात थी कि भाई और अब तो और होना चाहिए, जाहिर कि अब काम शुरू हो गया। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हम आपको एंट्री एक रीस्टार्ट। और एक चीज और थी, एक चीज बड़ी, ये बात मैंने कभी की नहीं, लेकिन ये बात मैं करूंगा आज के। मुझे फोन आया जब यासिर हुसैन हीरो थे इस ड्रामे में, कुबरा खान इसमें हीरोइन थी, और वो 2017 में सुपरस्टार चल रहे थे। 2017 का एंड था, बड़े स्टार हुए थे। यासिर हुसैन की वो मूवी आई थी लाहौर से आगे, और वो बहुत उनको सराहाया जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई एक शो बना रहा हूँ मैं कपिल शर्मा जैसा। अच्छा, ये भी एक कहानी है ना, मैं एक शो बना रहा हूँ फलाने जैसा, ऐसी कहानी है। और वो शो हम टीवी पे आएगा, और तुमको मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे एक कैरेक्टर प्ले करो कि हमारा एक गैराज है, गैराज के अंदर मैं हूँ, मेरे अब्बा आके मुझे, यासिर हुसैन जो है वो उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनके 2 दोस्त हैं, एक मैं हूँ, एक और लड़का है जो कि वो उसका राइटर भी था, और तुम दोनों जुगते भी करोगे, तुम गाने भी कर रहे होगे और गेस्ट भी आएंगे, और हम लोग की पूरी एक ऐसे टीम होगी। मैंने आई वाज लाइक हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। तो अब जाहिर यार देखो, मैं भले अभी क्या होता है कि आप ना किसी भी इंडस्ट्री के ना हर वक्त टॉप 10 लोगों में नहीं रह सकते, लेकिन आप उस टॉप 10 लोगों में रहे जरूर होगे, या आपका वर्थ होगा काम का कि आप उस टॉप 10 में हो, लेकिन अभी आप हिट नहीं हो, अभी आप उस टॉप 10 में नहीं हो, पर उस 50 के ग्रुप में जरूर हो, जो कभी भी 1 होता है, कभी 50 होता है, ठीक है, कभी जिंदगी ऊपर होती है, नीचे जो है ना वो ले जाए, डाउनफॉल होता है, लेकिन उस 50 में हो, आप एवे ही नहीं हो। बिल्कुल, गायकी से भी, जो मैं अपने काम से बता रहा हूँ। तो उन्होंने हमें बुलाया कि भाई ये होगा, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि एक कैरेक्टर होगा, अच्छा सीन है। जब आपका कमबैक होता है और काम कम होता है तो आप कुछ भी करते हो, फिर बोले हाँ एक्टिंग में भी हाथ धो लेते हैं और ये कर लेते हैं। अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहते हैं चलो यार अवेल करते हैं ताकि एक रीस्टार्ट वाली। और वो था कि ये कपिल जैसा शो है, तो मैं वहाँ पहुँच गया हम के ऑफिस, और हम टीवी के ऑफिस पहुँच के वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब थे, उस प्रोड्यूसर थे उस शो के, उन्होंने मुझे ना बड़ी कहानी सुनाई कि भाई ऐसा होने वाला है, और ये अलग से एक गैराज टाइप बनेगा, और तुम्हारा अलग से एक सेट होगा, और वहाँ पे तुम यहाँ से जाओ, जब गाना गाने जाओगे उस सेट पे चले जाओगे, वो गाओगे। तो इस दौरान मॉर्निंग शो फैसल भाई ने मुझे जितना सपोर्ट किया ना, बहुत कम लोगों ने किया। उन्होंने मुझे नहीं, काम को सपोर्ट किया, मतलब गायकी को, मेरे गानों को ना। फैसल कुरैशी जो है, तो मैं ARY जाता था, ARY के अंदर हम बैठते थे एज ए गेस्ट, हमें बड़े अच्छे पैसे भी मिलते थे, काम करने को भी मिलता था। कभी कभी कहते थे शो तुम स्टार्ट कर दो, कभी आदि फैजी, तो हम लोग रेगुलर हो गए थे वहां पर। इन्होंने बीच में बुला लिया, मैंने कहा चलो मुझे एक्सपीरियंस तो आ गया है, मॉर्निंग जो हफ्ते में 3-3 बार मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ भी कर देते हैं काम। जब गए ये सब हुआ, जब मैं पहले दिन सेट पे गया हूँ, तो उन्होंने मुझे इन हाउस सिंगर बना के कुर्सी बैठा दिया। अब आप देखें कि मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री के लोग, सारे एक्टर्स दोस्त है ना, बिल्कुल। आप कुछ लोग हैं जिनके साथ उस टाइम में 1-2 ड्रामे जिन पे किए थे, शुक्र है हमेशा अच्छी कास्ट के साथ काम किया। अब वो दोस्त मेरे आएंगे इंटरव्यू देने, और मैं बैठा हूँ साइड पे इन हाउस सिंगर बन के। तो इन हाउस सिंगर बनने में बुराई नहीं है,
लेकिन आप जिस इंसान को बिठा रहे हो उसमें बुराई है। मिस कमिटमेंट था यासिर हुसैन का, मिस कमिटमेंट था डायरेक्टर का, उन दोनों का। उसके बाद मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मैं वहां से आई स्टॉर्म्ड आउट ऑफ दैट शो। ये बात है कि पाकिस्तान में आम पब्लिक को तो हम मान सकते हैं कि वो भूल गए और नया काम चाहिए, बट देन जो आर्टिस्ट हैं, जो चैनल्स हैं, तो तुम उस बंदे से वो काम करा रहे हो जो यंगेस्ट यूनिवर्सल आर्टिस्ट, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स, बिल्कुल दुनिया की बड़ी कंपनी, फर्स्ट 1 मिलियन कॉपी भुला दो, सुपर डुपर हिट सॉन्ग, सेकेंड एल्बम हमारा यूनिवर्सल से हुआ, फिल्म में काम करके आ रहे हैं और उसको आप जो है वो ये वाला कर। तो मुझे, मेरे साथ बैंड था, उसमें 2-3 लोग जो हैं आज भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, सैम, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुमने ये शो कर लिया ना तो आज तुम्हारा करियर जो है वो खत्म तबाह हो जाएगा, आखिरी कील साबित हो जाएगा बिल्कुल, कि आप बिल्कुल यू कैन नॉट स्टूप सो लो, मतलब एज इन कि एक इज्जत अपनी भी इंसान रखता है ना, आप अपने अंदर भी तो रखोगे भाई ये काम मैंने ही किया है, किसी और ने थोड़ी किया है। इतना जो काम करके आए हो, अभी नहीं है सीन, माना अभी नहीं है, अभी गाने नहीं, लेकिन वो रिस्पेक्ट। ये तो वैसा हो गया कि अभी अमिताभ बच्चन साहब जो है, अभी तो उनका कुछ हिट नहीं तो आप उनको इस तरह काम करा दो, नहीं हो सकता ना। चलो वो तो बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी है। कुमार सानू की बात कर रहे हैं, कुमार सानू जब शो पे आते हैं वहाँ रियलिटी में तो वो जज ही बन के आते हैं, कोई होस्ट बन के थोड़ी। काम है, इज्जत है, मकाम है ना, इज्जत देना पड़ेगा ना। तो आप अगर इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो खुद एंड अप करोगे वैसा। जबकि आज की जनरेशन मेरा ख्याल नहीं है कि वो कुमार सानू को या कोई इस तरह का, उनके तो उनको नहीं जानते थे, लेकिन उनको बताया गया। अब जानते हैं, अब जो इंडियन आइडल हो रहा है उससे उनको जानते हैं कि भाई ये कुमार सानू एक जमाने में स्टार थे, अभी भी हमारे लिए ये स्टार हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। म्यूजिक बदल गया, स्टाइल बदल गया, स्टाइल ऑफ सिंगिंग बदल गया, लेकिन ये हैं तो स्टार ही ना, हमारे स्टार। तो अब सोचो कि जिस आर्टिस्ट ने जनरेशन बदल दी, जिसके गाना सुन के गिटार उठाया लाखों लोगों ने बुलादो के लिए, A-G-F-E कॉर्ड्स वाला सिस्टम बना, तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते। तो मैं आई स्टॉर्म्ड आउट, मैं भाई गुस्से में डायरेक्टर को गाली, मेरा ऐसा रहता है, फुल गाली वाली दिया और निकल गया। तो उसके बाद निकल गया, मैंने बोला नहीं करेंगे काम और अच्छा करेंगे, बनवाना पड़ेगा फिर से इंडस्ट्री को। तो मुझे यासिर से कोई वो बात नहीं, पर मुझे बुरा लगा उस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब भी अगर ऐसा हो रहा था तो आप पहले से बताते कि यार तेरे लिए ये जॉब नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, ये मत कर। या क्योंकि शो का पहला फोन आपका था, शो का पूरा आइडिया आपका था, वो शो खत्म, बंद भी हो गया एक ही सीजन में, वो वैसे ही नहीं चला, वो शो बंद हो गया। तो जब वो शो बंद हो गया, अच्छा हो, क्योंकि जो लोग वहाँ गेस्ट आए थे उनके साथ तो हम रात में बैठ के एक्सबॉक्स खेल रहे थे, तो कितना अजीब, सोचो ना आप, कितना अजीब लगता है कि वो आगे बोले अरे भाई यार क्या गाना आपने, यार वो रॉक जमाने में हम गाना कवर करते थे, वही गेस्ट आ रहे हैं, मैं साइड में खड़ा हूँ। हाँ यार, तो ये बहुत बुरी बात थी। तो इसमें बुरी, अगर कोई स्टार्ट कर रहा तो बुरी बात नहीं है। अच्छा, इसमें ना मुझे एक जो मुझे अभी एंगल नजर आ रहा है जब आप ये बात बता रहे हैं, अगर आप पहले से इसको बता दें एक बंदे को जिसको आप ये कि यार तुमने ये करना है। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा था और मतलब ये बिल्कुल सच बात, मैंने ये वाली बात वैसे ही कभी करी ही नहीं है कि मुझे ये फोन आया मैंने वो काम नहीं किया। मैं ऑफिस में बैठा था, एक नंबर बजा 2017 में, इंडिया का नंबर आ रहा है मेरे पास, मैंने वो नंबर उठाया, मैं हम टीवी के ऑफिस में बैठा था और आगे से बंदा बोलता है कि मुकेश जी वांट्स टू टॉक टू यू, मुकेश भट्ट। तो और सारे डिसीजन जो है विशेष फिल्म जो कि उनका प्रोडक्शन हाउस है, मुकेश भट्ट साहब लेते हैं। महेश भट्ट के साथ मैंने बड़ा टाइम निकाला, लेकिन वो ऐसा मेंटोर ही रहते हैं, वो सिखाते हैं, कभी भी ये नहीं कहेंगे तुम इस फिल्म में तुम्हारा मैं गाना दूंगा, वो मुकेश साहब ही करते हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे मुकेश भट्ट वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट सड़क 2, हाँ बिल्कुल सड़क 2 मूवी ना चली हो, पर उनको एक गाना आपका पसंद है और वो गाना हमारे एल्बम का था, उस गाने का नाम है वादा, दे दो मुझे तुम अपने गम, वो गाना वो लेना चाहते हैं। तो मैं ऑफिस से उसका शीशे का कमरा है हम का, जहाँ पे बैठ के पहला जहाँ पे आपको बिठा देते हैं अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं हो तो, और मीटिंग करते हैं। तो हाँ, तो मैं बाहर गया और मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला यार मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त मैं आपको कॉल करता हूँ, एक जगह पे हूँ मीटिंग में, तो ये है हो रहा है। तो उसके बाद अगर तुम्हें ये पहले से बताओ मुझे कि भाई यहाँ पे बिठाना है तो फिर हम करें ही ना,
और आप ना बता के वहाँ गए, वहाँ जाके बड़ा अजीब सा वो मेरा एक्सपीरियंस था 4-3 घंटे का। तो मेकअप वेकअप का भी बड़ा इशू चल रहा है, बड़ा सीन अजीब सीन था। एनीवेज तो मैंने वहाँ पर, वो कह रहे थे कि हम गाड़ी से आपको ड्रॉप कराते हैं, मैं तो छोड़ के चला गया। मैंने अपनी गाड़ी करी, मेरे पास तो गप गाड़ी थी भी नहीं, करीम बुलाई, और वो था भी माई गलाची का दराज पुराना वो ऑफिस साइड पे जाके बिल्कुल अंधेरे में। तो बुला के मैं घर आ गया। घर आके मैंने कहा भाई देखते हैं, अब काम करते हैं। तो फिर वो काम करते ही रहे, इसका बड़ा मुझे रहा। और फिर मैंने गया, मेरी मीटिंग हुई फिर 7 स्काई में असद कुरैशी से। एंड दैट वाज द टाइम जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। बट मीटिंग के 1 साल तक उन्होंने बुलाया नहीं था मुझे। 1 साल बाद बुलाया मुझे, मेरे गाने सुन के, म्यूजिक के, भाई तुम्हारा म्यूजिक बदलेगा। फिर मैंने ड्रामा पहला किया उनका, एक हारून की टेलीफिल्म थी, वो गाना था परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है, तेरे इश्क का रंग कुछ ऐसा चढ़ रहा है, वो एक गाना था, वो ज़्यादा नहीं चला। फिर सेकंड हमने जो किया, जो हिट हुआ था, वो था इश्क जलेबी, रमज़ान में आया था, वहाज का ड्रामा। ओ पिया पिया रे, ये वाला गाना था। ओ मेरे पिया पिया रे, तारों सी ये झिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, ये था वो गाना, वो चला। उसके बाद हमने शायद 1-2 गाने और किए थे। एंड देन अब्दुल्ला से, पर उन्होंने मेरे गाने खरीद लिए, कोई 15-20 खरीद ही लिए। भाई हमें दे दो, काम ही खत्म। तो वो बड़ा सपोर्ट रहा। एंड देन अब्दुल्ला सर से मुलाकात हुई आफ्टर अब्दुल्ला कदवानी से। तो वो मिलते नहीं वैसे ज़्यादा लोगों को, असद भाई देख रहे थे, मैं हैंडल कर रहे थे। वैसे असद भाई नहीं मिलते, लेकिन मेरी उनसे डायरेक्ट बात हो गई फर्स्ट टाइम में, तो फिर मिल रहे थे। देन उन्होंने, वो मुझे लेके गए इनके पास। तो उन्होंने बोला कि यार गाने अच्छे हैं तुम्हारे, पर वो वाव फैक्टर नहीं आ रहा, कोई ऐसा गाना बनाओ वाव फैक्टर है। मैंने ये गाना बनाया हुआ था। अच्छा, ये बात हुई कि वाव फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब वाव नहीं आ रहा, गाने चल रहे हैं पर वाव फैक्टर नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं गीत नहीं बनाऊंगा, मैं ये गाने बनाऊंगा। आपके पास गीत बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, सिर्फ शानी हैदर, बग्गा, शुजा, और वो मेरे पास तो मुँह वाले जो हैं वो भी। तो ये बड़े बड़े नाम, मैं चाहता हूँ मैं ये करूँ। और फिर उन्होंने कहा अच्छा कुछ ऐसी चीज़ दो, मतलब वाव फैक्टर वाली जो है ना, वो चीज़ दो। तो फिर रूपोश था। और रूपोश आधा मेरी आवाज़ में था, आधा प्रोड्यूसर की आवाज़ में था। हम ऐसा करते हैं, जब हम डेमो बना के रखते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ भाई अब तुम गा लो, क्योंकि स्टूडियो तो मुझे यहाँ वोकल यहाँ करने पड़ते हैं। तो मैं उसको बोला तुम आधा गा लो, ये गाना है पूरा कंपोज मैंने किया था, मैंने रूपोश कंपोज किया। और उसकी लाइंस मुझे हसन आरिफ ने गिफ्ट दी थी, ये फरीद अयाज साहब की खानदान की के पास थी लाइंस। ओके, हमने बांधा है सूफी लाइंस थी ये, कवाल जो है फरीद अयाज साहब, उन्होंने हसन की दी, उसने मुझे गिफ्ट की। तो मैंने आगे गाना बना के और ये आपके पास कौन सा टाइम था जब ये आई? 2021। और अभी रुपोश का कोई जिक्र विक्र नहीं है? उस टाइम रुपोश का जिक्र नहीं था, वो ऐसे चल रहे, मुझे सिर्फ रमजान चीजें देते थे, जैसे एक टेलीफिल्म थी फिल्मी से आपा, मैनू वेख वेख जगता हूँ, ऐसे करके गाने होते थे, वो देते थे मुझे, रखा हुआ था। बट ये कि साइड वाला हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ये है, अभी मेन यूज नहीं आया था। मेरा मेन ड्रामा वो 30 दिन का इस जलेबी था। तो जब उन्होंने बोला कि कुछ वाओ बनाओ, तो मैंने उनको रूपोश सुनाया। सो रूपोश सुनाया तो रूपोश सुन के बोलते हैं अच्छा लग रहा है, सही, इस पे इसको पूरा करो। वैसे ही उनका होता है, पूरा करो भाई। तो ठीक है, मैंने कहा सही है, 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे पूरा करने में। तो हम ऑफिस से निकल गए। ज़्यादा असद भाई के साथ मैं बहुत देर बैठे जाता हूँ, उनके साथ नहीं बैठते। हाँ भाई ठीक है जाओ। मैं फिर आया तो नीचे ऑफिस में भी दोस्त हैं मेरे सारे, सेकंड स्काई में ज़्यादातर लोग अब दोस्त ही हो गए। तो मैं नीचे बैठा, तो फिर वो गाना चल रहा था। फिर मैं वहां पे डायरेक्ट, ये सब दिमाग में चले जा रहा है कि नहीं, वो चल रहा है ऊपर। अच्छा, वो ऊपर गाना ऑफिस है, घर है पूरा। तो ऑफिस है, उनके पास सिस्टम लगाए हुए उन्होंने अपने पास बोस के प्रॉपर। ऐसे जब आप जाते हो वो प्रॉपर एक एक चीज सुनते हैं, उनको ऐसे नहीं कि फोन पे सुना दो। तो वो फुल आवाज में चल रहा है, सो वो सुन रहे हैं। तो नीचे मुझे मिला अली फैजान, जो कि इसका डायरेक्टर है। अली फैजान बड़ा फेमस ड्रामा डायरेक्टर है। तो मैं उसके लिए एक ड्रामा कर चुका था, खलिश। तो हम जानते थे, हम मिल रहे हैं, भाई कैसे हो ये करके। तो वो ऊपर गया, तो फिर गाना चलने लग गया। तो फिर वहां पर किसी की ऑफिस में बर्थडे थी, तो मुझे जो है मेरा दोस्त है, उसने कहा रुक जा, केक काट लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं रुक गया, फिर गाना चलने लग। तो मैं अगर वहाँ 1.5 घंटे रहा ना,
1.5 घंटे वो गाना रिपीट पे चलता रहा। फिर चलता रहा, मैं घर आया, तो घर आके फिर इस पे काम किया, तो कुछ काम नहीं आया, समझ ही नहीं आया अब आगे क्या करूं, मतलब तेरी नजरों के सदके कि आगे क्या करूं। तो फिर जो मेरा पार्टनर है तरुण शर्मा, उसने बनाई, ये कंपोज किया कि दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको ही मांगा। वो हुआ तो फिर मुझे बोला उन्होंने कि भाई क्या हुआ गाने का, गाना ले आओ। तो मैं लेके गया ना जब ये गाना, और जब ये गाना एंड हुआ तो सन्नाटा, खामोशी छा गई। खामोशी छा गई, सीरियस में खामोशी छा गई। जो मैं तो सुन लिया था गाना, मुझे तो पता था कैसा लग रहा है, लेकिन वहां पे जब सुना है और आखिर के नोट्स जो मैंने लिए थे, मतलब सीरियसली, और 30 सेकंड के बाद ना वो बोले ठीक है अभी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो मैं बाहर आ गया उनके ही ऑफिस से, अब्दुल्ला सर के ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आके तो फिर मैं आया, हारून मुझे मिला, तो वो तो उसने उसी वक्त बोला कि माशाल्लाह से बस नीयत साफ रखनी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। अब नेक्स्ट डे मुझे बुला के उन्होंने कहा कि हम, मुझे लगा बल्कि उन्होंने कहा ही था कि शायद म्यूजिक वीडियो करें। अब नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट हुआ हुआ था, या वो हुआ हुआ था या उस पर हुआ हुआ था, और वो के भाई टेलीफिल्म करेंगे। तो मेरा तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, मैंने कहा यार ये फिर टेलीफिल्म आ गई लाइफ में। अब टेलीफिल्म होती है 1 घंटे की, टाइम वो ईद के ऊपर आएगी, फिर हर साल ईद पे आएगी, तो वैसी होती है ना। तो मैंने बोला यार इतना मेहनत किया, इतना गाना किया, बोला मैंने हारून को कि यार इतना मैंने जो है ना गाना, या वो छोटा है मुझसे एज में, मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको, मैंने यार इतना गाना किया, इतना किया, क्या ये, बोले नहीं इसमें नीयत हमने रखनी है अच्छी। सब लोगों ने, जो झाड़ू लगा रहे हैं ना उसने भी, बहुत अच्छा बंदा है वो, बहुत 5 वक्त का नमाजी लड़का है, हाँ बहुत अच्छा बंदा है। तो उसने बोला कि नीयत हमने रखनी है, ये हो सुपर हिट हो जाएगा, सोचना ही बेहतरीन है चीज, मैं अच्छी चीज करूंगा भाई। उसने, डायरेक्टर ने दिन रात मेहनत की। मुझे लगा कैरेक्टर्स ने उतनी मेहनत नहीं की, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बड़े आर्टिस्ट थे, जब उसका और उनका सीन आया ना, तो ये नया लड़का वो सीन में, वो वर्ड नहीं यूज करूंगा क्या कहते, लेकिन उस सीन में ज्यादा उभर के आया, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था ये तो टेलीफिल्म है, आएगी निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। इसी दौरान उन्होंने मेरा एक गाना चूज किया, हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी। तो ये गाना था। अब ये गाना जो चूज कर लिया, तो मैं दूसरा गाना चाहता था इसमें। अब जब बन रही थी और खतरनाक पैसा भी लग रहा है, प्रोडक्शन, तो सब पता तो चल रहा है कि यार ये चीज जब आएगी तो होगा तो कुछ बड़ा ही अच्छा। तो मैं कोई और गाना इसके अंदर डालना चाहता था, पर ये हारून का चॉइस था, हमराजी। और हमराजी बहुत मुश्किल गाना है, क्योंकि ए माइनर से हाई नोट है, चीख भी नहीं सकते और लो भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है इसमें हमराजी। तो वो उसने चूज कर लिया। सो नाउ दिसंबर ये पूरी बनती रही 8 महीने, गाना भी 7 महीने बना। एक एक छोटी छोटी चीज जो है ना, वो खुद फोन करके मुझसे कह रहे हैं कि ये चीज कर दें, ऐसा कर दें। तो मैं बीच में परेशान भी होता था, मैंने कहा यार ये नॉन म्यूजिशियन लोग म्यूजिशियन को बता रहे हैं, पर वो उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि हम इसको परफेक्ट ही जाने देंगे, हम एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सरोज भाई मैनेज करते हैं मुझे, हमारे साथ बैठे हैं अभी। जी जी। तो ये भी देख रहे थे गाना हुए जा रहा है, ये धुन, ये बीट लग गई, अब इसमें ये पीछे पीस बज गया ना, हुए जा रहा है, कितना हो रहा है ये। जिंदगी में इतना मेहनत एक गाने पे नहीं की थी। दिसंबर में नवंबर 28 तारीख को उसका एक मिनट का ना वो टीजर आया रूपोश का। और टीजर जब वो आया है तो उसके बहुत, मतलब उसके मिलियन से व्यूज आए। उसके 15 दिन बाद रूपोश गाना आया, और जब रूपोश गाना आया है तो मेरा जो इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, फिर उन लोगों के मैसेज होते हैं अदर्स, और फिर अदर्स के भी एक वो जो होते हैं अदर्स वाले, वो इतने भरे होते थे कि वो इंस्टाग्राम मेरा अजीब फंक्शन करता था, मुझे डिलीट करने पड़े। लाइनें लग गई, यानी बुलाने लग गई। हम नेक्स्ट डे गाड़ी में जा रहे थे, हमारे इवेंट्स भी चल रहे थे, वो कवर्स ही कवर्स। पहले तो उन्होंने ब्लॉक की कोशिश की, फिर हम बैठ के हमने बोला कि यार अगर कोई बना ही रहा है तो आप उनको मतलब पैसे आपके पास आ जाएं यूट्यूब के और बनाने दो। तो वो तो कवर्स ही कवर्स हो गया। अब जिन लोगों ने कवर किए ना,
बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों ने, मतलब कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके मिलियंस में व्यूज आए कवर के रूपोश के। तो और जब ये गाना तो 10 मिलियन हुआ महीने में, और जब ये टेलीफिल्म आई तो एक महीने में गाना सीधा 30 मिलियन पे पहुंच गया, और 2 महीने में टेलीफिल्म 100 मिलियन की। फर्स्ट टेलीफिल्म जो 100 मिलियन की, हमने उसकी सेलिब्रेशन भी की। हमारी शादी हो गई भाई, हमारी बेगम ने फोन किया, उस टाइप तो बेगम नहीं थी, पुरानी कुलीग थी, दोस्त भी नहीं थी ज्यादा अच्छी, नॉर्मली दोस्त थी, ऐसे की बात होती थी। तो उसके बाद इवेंचुअली वो शी यूज्ड टू वू मी ऑफ नो भाई मैसेज के ऊपर भी, समझ रहे हो? हाँ भाई अच्छा, वो होते हैं ना कराची की लिंगुअल में, हाँ अच्छा दोस्त मिलते हैं समझ रहे हैं आप, दोस्त, समझ रहे हो कि भाई प्लीज डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, वो भी सीन। तो वो अभी वो फोन की मुझे, बोला भाई वाह पता ही नहीं चला मुझे आप, तुम्हारा गाना है। मैंने कहा मिलते हैं भाई, अच्छी बात है, मिल लेते हैं, ठीक है। तो मिल लिए, फिर तो सोचेंगे इस गाने से शादी भी हुई, इस गाने से पैसे मैंने पहली अपनी वापस आई गाड़ी खरीदी। अब वो एक अलग कहानी है कि क्यों नहीं थी गाड़ी, वो एक पूरी अलग पॉडकास्ट है, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत पॉडकास्टों में है। तो वो उससे मैंने पहली गाड़ी ली अपनी, वो रूपोश के बाद। मतलब रूपोश को अगर हम वैसे ही देखें तो ना सिर्फ आपको फायदा हुआ, बल्कि कई सारे ऐसे लोगों को भी फायदा हुआ जिनको, जो सोच भी नहीं सकते थे कि इसका हम कवर लगाएंगे और हमें। ऐसे लोगों को फायदा हो। मैं हीरो की बात करता हूँ कि हारून का पहला ड्रामा ज्यादा चला था, ज्यादा नहीं चला था, लेकिन रूपोश के बाद जो उसका मैंने फेम देखा है, अरे यार लड़कियां जो यंग थी दे क्रेजी अबाउट हिम। एक टेलीफिल्म है भाई, वो बिल्कुल पागल हो गए थे लोग उसके लिए, क्रेजी थे, मैंने खुद देखा है। मेरी शादी पे आ गया, मुश्किल हो गई थी संभालना, सही बता रहा हूँ। मेरी शादी पे वो आया है तो हीरो आ गया, इतना बड़ा हो गया ना एकदम से, तो मुश्किल हो गया भाई संभालना। बच्चे तो बच्चे मुझे अंदाजे में बड़े, ये क्योंकि ये बैठे कि गवाह है, इनको ड्यूटी लगा दी। अब वो वैसे अपने गार्डों के साथ तो अंदर नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है वो, तो इस तरह की फजूल हरकत तो नहीं करेगा। वो नए पैसे वाले लोग होते हैं जो गार्डों के साथ शादी के अंदर आ जाएं, वो बाहर खड़ा कर किया जाता है, जो तरीकेकार है। वो इनकी ड्यूटी लगाई और मैंने अपने साले की ड्यूटी लगाई कि इसके करीब से दूर दूर से फोटो खिंचवाओ भाई, पता चला कि सिंघा कुछ भी। लेकिन ऐसे ऐसे मैंने देखा, हमारी नेबर आंटी और मेरे, मतलब मैं क्या बताऊं मैं, कि भाई फोटो खिंचवा दो एक मेरी, तो उसका वो फेम मिला। जो लड़के थे, विलन वाला जो था वो विलन ही आ रहा है अभी तक, जो उसमें विलन वो उसी का बन गया, वो विलन ही आ रहा है उसमें। हीरोइन को इतना फेम मिल गया। उससे पहले किंजा हाशमी बड़ी फेमस थी, लेकिन उसका वो सुपर डुपर हिट जो है वो आप देखो रूपोश है तो टेलीफिल्म है, आज वो टेलीफिल्म 300 मिलियन है। और मेन उसमें ये हुआ कि इंडिया के लोगों ने बड़ा पसंद किया उसे, और ये किसी को भी नहीं पता होगा, सब अपने अपनी जगहों पे अपना अपना काम कर रहे थे जैसे कर रहे होते थे। लेकिन जब वही मैं कहता हूँ ना, जब अल्लाह ताला ने कोई चीज करनी होती है ना, तो वो छप्पर फाड़ के भाई माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने, जैसे भाई अल्लाह ने जब करना होता है ना, तो ऐसे होता है कि ये जब गाना चल रहा था तो टिकटॉक पे मैं देखता था कितने व्यूज हो गए, तो कुछ दिन मैंने नहीं देखा। उसके बाद जब, मतलब इट्स नाउ, अभी के लिए पाकिस्तान की टेरिटरी में 122 मिलियन हैशटैग लिखा आता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी। मैं एयरपोर्ट पे गया शादी के बाद, मैं जा रहा था लाहौर, और मैं ये कसम खा के सच कहता हूँ कि मैं बैठा हूँ, अब हमें प्ले बैक हूँ तो शक्ल जब तक गाऊंगा नहीं मालूम रहेगा। यहाँ पे एक बंदा चला रहा है रूपोश, यहाँ पे एक बंदा चला रहा है हमराजी, मैं पीछे बैठा हूँ टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि वो टिकटॉक इतना चल रहा था ना, वो टिकटॉक एक देख रहा है तो वहाँ रूपोश चल रहा है, तो वहाँ पे हमराजी चल रहा है। और ये बैक टू बैक हो गया, रूपोश आया और उसके बाद उसी फिल्म का गाना, अच्छा उसी हमराजी, तो रूपोश आया और फिर हमराजी आ गया। हमराजी जब आया तो वो स्लो स्टार्टर था, लोगों ने कहा अरे वो बात नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही, आते आते वो एकदम से हो गया, अरे ये तो रोमांटिक है गाना, और वो चल गया। तो दोनों चल गया, मतलब 70 मिलियन एक की बहुत बड़ी बात, बड़ी चीज। दूसरा तो भाग ही रहा है, मतलब स्पॉटिफाई पे इट्स 14 मिलियन अबव हर महीने। वो रूपोश अभी भी जो है वो 8-10 लाख करता है। वजी मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जब इतनी हमने रूपोश की तारीफें सुनी है और इतना सब कुछ हुआ है इसका, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कि मैं आपसे ये गाना ना सुनूं, बल्कि मेरे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ आपको लाइव। ओके, जरा प्ले आप हमारे लिए करें।
स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं बिल्कुल सॉन्ग। हाँ जी। हमने बांधा है तेरे इश्क में राम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, ओ के रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। दुनिया बुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआ में भी तुझको ही मांगा। रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को हरा के तेरी जीत को है मांगा। वाकिफ है जहां के रिवाजों से, मैं नजरों से तेरी हर नजर उतारूं। हमने बांधा है तेरे इश्क में राम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, ओ के रूपोश। ओ के रूपोश। वाह, जबरदस्त, बहुत आला। मेरे लिए बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था इसको लाइव सुनना, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये गाने में कुछ ऐसा है कि जब भी बंदा गाए, लाइंस में ऐसी है, जाहिर बात है हजरत बेदम शाह वारसी की लाइंस है वो, और जब भी गाए ना तो एक फील आ जाता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपका जो पहला गाना है जो आपने जो बैंड के थे बुला दो, वो अगर आप थोड़ा सा प्ले कर दें, क्योंकि मैं कहता हूँ इस जनरेशन ने भी ये गाना सुना है और पसंद किया है। ये भी है, बिल्कुल। चले जी। बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी वो बातें पुरानी जो हमको सताती रही। वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिकर। दुख आया सुख खोया, गम बन गया हम सफर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। भीगी भीगी रातों में तेरे तुम होना, ऐसी बरसातों में आओ ना। वो लम्हे वो रातें कोई न जाने, ये कैसी बातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी
Thank you. जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपके हाई नोट्स हैं ये आपके बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, जो मैं भी बहुत देर से देख रहा था। इसकी क्या प्रॉपर रियाजत है या आपको पर्सनली भी पसंद है हाई नोट्स? हाँ, रियाजत तो करनी पड़ती है। और हाई नोट्स आपको खुद भी पसंद है कि यार खुद भी मैं पसंद हाई है। नोट्स गाने जो हैं वो? आजकल सब हाई नोट ही गा रहे होते हैं, मतलब कौन जो है वो लो पे कम ही गाने होते हैं। तो जितने भी सिंगर्स हैं ज़्यादातर गाने वही गाते हैं जो ऊंचे हैं, जो नोट्स इनके थोड़े मुश्किल हैं। और वैसे भी एक टेक्निक आजकल सिंगिंग में चलती है कि आप हाफ नोट थोड़ा ऊपर ही गाते हो रिकॉर्डिंग में, ओके। सो दैट वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। मजी आजकल आज के जो नई जनरेशन है जो म्यूजिक करना चाह रही है, जो सिंगिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप उनको देना चाहते हो जो, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर माशाल्लाह मैं कहूँगा कि, और जो आपकी जिस तरह से गायकी है, तो आप न्यू कमर्स को क्या आप मशवरा देंगे या उनको क्या सजेस्ट करेंगे? न्यू कमर्स वैसे तो जो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो हैं और जो नए लोग आके काम कर रहे हैं बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। बाकी यही है कि हार्डवर्क ही रहेगा, क्योंकि एक दो गाने हिट होने के बाद ना लोग, मैंने देखा अभी भी थोड़ा गायब हो जाते हैं। सो वो लगे रहें, क्योंकि एक गाना हिट होगा ज़रूरी नहीं दूसरा तीसरा हिट भी हो, फ्लॉप भी होगा। तो अगर फेम लेना सीख रहे हैं तो फिर फ्लॉप लेना सीखेंगे ना तो आगे बढ़ जाएंगे। पेशेंस का बहुत अब ज़्यादा मैं देखता हूँ कि न्यू जनरेशन के अंदर ये बहुत इसका मतलब बिल्कुल फुकदान है कि पेशेंस लेस हो गए हैं। बस अगर होना है तो पहला हो जाए, वरना फिर दूसरे में गायब हो जाता है। ऐसा ही है, तो ऐसा मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपकी इतनी बड़ी एग्जाम्पल सबके सामने है कि आपने 2006 आई गेस 6 से स्टार्ट किया और फिर आप चलते रहे, अपने जनवरी आप लेते रहे, सफ़र करते रहे, और फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, और फिर अब आके रिपोर्ट। और एक बात हाँ बिल्कुल वैसा ही है कि ये फिल्म में भी गाया सब, पर वो जितना भुला दे हिट हुआ, बीच के गाने उतने हिट नहीं हुए, उन्होंने कुछ कुछ टाइम जरूर आगे और अब बढ़ाया, लगे रहे। अब फिर कितने साल बाद जाके रूपोश उस लेवल का हिट हुआ। तो बीच में जो टाइम था वो हम यही है कि पेशेंस, सब्र के साथ आगे बढ़ते रहे, ये ज़रूरी है। वजी आप मुझे ये बताएं कि अब आपका कोई नया सॉन्ग हम या कोई आपका कोई नया म्यूजिक इस वक्त कोई कर रहे हैं आप उसके ऊपर वर्किंग? हाँ, अभी इस साल मैंने सोचा है कि काफ़ी सोलो गाने निकालने ओएसटी के साथ साथ। तो एक गाना हमारा आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो वो उसकी आप वो तैयार है? बिल्कुल तैयार है, वीडियो भी तैयार है, उसका ऑडियो सब तैयार है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा वो फेब में। तो ये आप एक प्राइवेट वीडियो प्रॉपर? हाँ ऐसे बिल्कुल ओके प्रॉपर वीडियो है। तो हम मतलब सब सुनेंगे, सबको दोबारा एक अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। ऐसा ही है। और मुझे ये हमारी जो अपडेट्स हैं चेकआउट करने के लिए इंस्टाग्राम पे सब लोग चेकआउट कर सकते हैं, वजी फारूकी ऑफिशियल, और मेरा यूट्यूब चैनल भी वजी फारूकी ऑफिशियल है, उसी पे रिलीज़ करने वाले हैं हम। बिल्कुल ठीक है। सोच रहा हूँ 2 लाइन फिर कर दूँ अगर आप लिए। प्लीज। मेरी सब ख्वाहिशों का शुरू और आखिर हो तुम, बहता दरिया हूँ मैं संग चले जो किनारे हो तुम, तू ही पल दिन महीने, तू ही मंजिल मेरी सब ख्वाहिशों का शुरू और आखिर हो तुम। तो ये हमारी भाभी के लिए उनके लिए तो हर गाना है। नहीं, ये अब जो शादी के बाद मुझे लगता है ये सब ख्वाहिशों का शुरू और आखिर। हाँ सही बात है। और क्या होगा exactly. बिल्कुल। तो वजी थोड़ा सा मैं एक चीज मेरे जहन में थी कि मुझे ये बताएं कि म्यूजिक के अलावा भी कोई शौक रखते हैं आप, या बस सिर्फ म्यूजिक और म्यूजिक और म्यूजिक? नहीं, म्यूजिक के अलावा क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, आप प्रॉपर क्रिकेट? प्रॉपर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, टीम है। वैसे आर्टिस्ट के साथ भी जो है स्टार 11 वो है, MSL जैसी चीज़ें होती हैं उसमें भी चले जाते हैं, तो हमारे सीनियर क्रिकेटर से भी मुलाकात रहती है। और क्रिकेट आपकी प्रॉपर है, जैसे म्यूजिक आपका प्रॉपर चल रहा है? नहीं, उतना प्रॉपर तो नहीं है। Okay. तो वो है क्रिकेट का बड़ा जो है ना वो शौक है, और बड़ी जुनून की हद तक। और पाकिस्तान जब जीतता है तो बड़ी खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है। जब हार रहा होता है तो थोड़ा मूड वैसे ही ऑफ हो जाता है उसके हारने से। मेरे ख्याल से सब क्रिकेट लवर्स के साथ यही होता होगा। और अभी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट को देख के, हाँ, क्योंकि जीतते हुए हारे हैं ना तो और बुरा लग रहा है। बिल्कुल ही हार जाओ तो चलता है, लेकिन आप जीत रहे हो और अपनी गलती से हार गए तो फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है। वजी मैंने अभी एक आपकी जब गाड़ी आई
तो हमें एंट्री करवानी होती है, तो हमने पूछा कि भाई क्या है नंबर, तो हमें पता चला कि आपकी गाड़ी का नंबर है जूनागढ़ 70। हाँ, इसकी क्या स्टोरी है? जूनागढ़ से आप बिलोंग करते हैं, हाँ आपके बिल्कुल। फोरफादर्स? मेरे पर दादा नवाब मोहब्बत खान जी वॉज द लास्ट नवाब ऑफ जूनागढ़, और मेरी दादी उनकी बेटी थी प्रिंसेस कुलसूम बख्त। तो वहाँ बिलोंग करते हैं बिल्कुल। यहाँ पर जूनागढ़ हाउस भी है और वहाँ जाते हैं और अपनी जो है ओन करते हैं। हिस्ट्री है हमारी माशाल्लाह से। हमने पाकिस्तान के लिए, मेरी फैमिली ने जब पार्टीशन हुआ तो काफ़ी कुछ किया, जिस तरह और बहुत सारे लोगों ने किया। और बहुत नवाब थे जिन्होंने पहले महीने की तनख्वाहें दी, चीज़ें की, उन्होंने भी की। तो उस लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें हमें दी हैं, उसमें एक ये नंबर प्लेट भी है जिसको हम लगाते हैं घूमते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इसको लेके आप इस तरह मतलब एक लेगेसी मेंटेन हो, लेगेसी है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ कि इसको लेके आप गुंडागर्दी या इस तरीके के होते हैं ना कराची में भरम दिखाना, ये नहीं कर सकते। मैं जितनी देर अभी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई, मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस तरह ये हाँ ये एक जिम्मेदारी है, बड़ी तमीज से आप सिग्नल पे भी आप रुकोगे, क्योंकि ये है कि पीछे एक पूरा लेगेसी लगी हुई नंबर लगा हुआ है आपको, और उसको आपने मेंटेन रखना है। ऐसा ही है, बड़ी तमीज़ के लोग थे, स्टेट के लोग। जूनागढ़ स्टेट जो कि अब हिंदुस्तान में है, और हमारे पर दादा चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, बट पार्टीशन हो गया, चीज़ें नहीं हो पाई उस तरीके से। तो हिंदुस्तान में आपको जब आप बताते थे लोगों के कि ये बिलोंग्स टू योर फोरफादर्स फ्रॉम जूनागढ़, तो बड़ी, मेरा ख्याल है आपको तो हाँ, मैंने एक हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं प्रणय रिजिया साहब करके, उनको मैंने बताया तो बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। खुद जूनागढ़ के रहने वाले थे तो उनको सब हिस्ट्री पता थी, तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा अरे वो पिक्चर भी ली थी कि रॉयल फैमिली वाले जो हैं वो आए। अब देखें वक्त बदल जाता है और हम तो उस तरीके से चीज़ों को सोचते भी नहीं हैं, बट ये कि माशाल्लाह से बिल्कुल हमें प्राउड फील तो होता है। लेकिन ये एक बड़ी बात है, एक बड़े ख़ानदान, आपका पीछे एक पूरा नाम, आपकी एक हिस्ट्री है जो किताबों में है, जिसका जिक्र हुआ है, जूनागढ़ स्टेट। हाँ, जिक्र बड़ा खतरनाक हुआ है, कभी करेंगे हम। लेकिन इट्स देयर, ठीक है ना। जैसे और सिटीज हैं, जैसे आप कोई कहता है कि जी मैं जो है वो थाना भवन से था, तो आपको मौलाना अशरफ अली थानवी का पता चलता है। ऐसा ही है। भावलपुर के जो नवाब हैं वो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, तो बड़ा एक बात है। हमारे तरीक़ेकार तो चीज़ें तो रहती हैं वैसी, और मुझे लगता है कि आपके खून में भी आता है। बिल्कुल आता क्योंकि मेरी बेगम हर वक्त मुझे कहती है तुम बहुत नवाब हो। हाँ, तो आप बोला है ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट बहुत लोगों को मिलता होगा, अरे तुम बहुत नवाब हो, लेकिन आप एक्चुअली, हम एक्चुअली हैं। क्या बात नहीं, वैसे है, ये आदत आती है, चीजें आती हैं, तमीज आती है। तमीज जो होती है ना, डीएनए में होती है, खून में होती है। तमीज, इज्जत और लिहाज ये खून में रहता है। और मैं बल्कि मैसेज एक हम सारी आवाम को दूंगा, तो सब में हम सबको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। एज अ नेशन अभी सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि भाई खुदारा थोड़ा सा सब्र रखें, दूसरे वाले को इंसान समझें। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वाकई है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखें ना कि बहुत सारे लोग हैं। मैंने जो इस पावर का यूज पाकिस्तान के अलावा बहुत कम कंट्रीज में देखा, कि मैं आपको बताऊं पावर के, क्योंकि हम एंड भी कर रहे हैं, भले हम एंड कर रहे हो, पर ये इंपॉर्टेंट आपने एक बात छेड़ दी कि मैंने देखा है कि पावर का ऐसा यूज रहता है यहाँ लोगों का कि वो गाड़ी में से 4 गार्ड निकल जाएंगे और वो पूरा रोड ब्लॉक करके वो उस गाड़ी को निकाल देंगे। पावर का ये गलत यूज है, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, बहुत ज्यादा। आपने बताया अफ्रीका में होके आए हैं, लेकिन आपने कभी वहाँ ये सब नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करी इस तरह की कोई भी चीज कि कोई वीआईपी कल्चर और ये सब। बहुत ज्यादा ये है, तो लोग बेचारे जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट मुझे ये लगता है कि अगर जो लोग यूज करते हैं वो थोड़ा इसको खुद सोचें, पेशेंस, सब्र लाएं कि दूसरा इंसान है, तो फिर वो भी हमारी तरह का एक इंसान है, उसको भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसकी भी कोई जिंदगी है, उसकी भी कोई वैल्यू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये आगे प्लेट से बात कर रहा हूँ, बड़े सवाल होते हैं मुझसे, अरे लाल प्लेट है, कहीं भी चले जाते हो ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो नहीं करता ऐसा। और बहुत बड़ी बात है कि आप इस एज में भी आपको ये होता है कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लेगेसी है जिसको मेंटेन रखना है। हाँ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बारीक सी लाइन होती है, आपको पता नहीं चलता कि आप कब क्रॉस कर गए और आप कब कब आप जो बदतमीज हो गए। बड़ी बारीक लाइन होती है, ऐसी है, तो वो नहीं करना चाहिए। वजी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे शो में। मुझे मुझे और मेरी टीम को बहुत इट्स अ ऑनर कि आज आप हमारे शो में आए। नहीं, बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा
ये प्रोग्राम देख के मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया। जब इंशाल्लाह अगले गेस्ट किसी नए गेस्ट के साथ आप हाजिर होंगे दोबारा, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।